नमस्कार दोस्तों। कहानी क्राइम की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी की जिसे मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि कातिलों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए, जिन्होंने इस घटना को बीच सड़क अंजाम दे दिया और पुलिस के पसीने छूट गए उनको ढूंढने में। आज हम बात करेंगे कीर्ति व्यास के मर्डर केस की, जिसने पूरी मुंबई को हिला दिया था। एक ऐसे बदले की कहानी जो कीर्ति की मौत के साथ खत्म हुई। आखिर ऐसी क्या बात है कि सिर्फ कुछ सेकंड्स के तैश में आकर इंसान ऐसा घिनौना अपराध करने की तरफ अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने कई केसेस ऐसे सुने हैं जहाँ पे सड़क से अगर गाड़ी जा रही है और कोई टोल बीच में पड़ता है तो लोग 50 रुपए देने के लिए भी बंदूक निकाल के गोली तक मार देते हैं। क्या इतना इम्पेशेंट होके या सिर्फ एक 50 रुपए के लिए किसी की जान लेके हम कुछ हासिल कर पाते हैं? ये बहुत ही गंभीरता से सोचने का विषय है। मेरे ख्याल से तो अगर कुछ सेकंड्स के लिए इंसान अगर किसी भी सिचुएशन में हो और उसमें रिएक्ट ना करे या फिर थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस दिखाए, तो न जाने ऐसे कितने ही क्राइम्स को टाला जा सकता है, कितने ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। हम लोग टेक्नोलॉजी सेवी होते होते बहुत ही इम्पेशेंट भी हो गए हैं। हम जैसे चाहते हैं ना कि टेक्निकली हम सारा काम झट 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 कर लें। बैंकिंग से रिलेटेड हो तो जल्दी से हो जाए, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो तो चुटकियों में हमें हर चीज़ का समाधान मिल जाए। उसी तरीके से हम लोग इस क्राइम को अंजाम देने में भी बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। बहुत से लोग हैं जो हर चीज़ का फैसला जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। हर चीज़ के लिए उनको आर या पार वाली स्थिति चाहिए होती है। इस केस के बारे में जैसे जैसे हम आगे सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुलिस ने भी क्या क्या नहीं किया हर सबूत को इकट्ठा करने के लिए, ताकि दोषियों को उनके कृत्य की सज़ा मिल सके। अगर हम पुलिस के द्वारा की गई छानबीन की बात करें तो ये केस अपने आप में एक बेहतरीन केस है। ये एक बेहतरीन छानबीन की मिसाल पेश करता है। अमूमन हम देखते हैं कि कई केसेस में पुलिस कुछ करती ही नहीं है, और कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है और उस दबाव के चलते वो छानबीन करके कुछ ना कुछ नतीजे पे तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ये केस ऐसा केस है जिसमें जब ये कीर्ति गायब होती है तो उसके बाद में धीरे धीरे सोशल मीडिया से इसको काफ़ी तूल मिलता है, और फिर अल्टीमेटली पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है कि इस केस में जो भी बात है उसे जल्दी से निकाल कर सामने रखा जाए। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई की डीबी रोड से। कीर्ति व्यास यहीं पर एक अपार्टमेंट में रहती थी और अंधेरी की बी ब्लंट कंपनी में वो एज अ फाइनेंस मैनेजर काम किया करती थी। बी ब्लंट कंपनी आप सब जानते होंगे कि बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की जो एक्स वाइफ हैं अधुना बाबनी, उनका सैलून है। कीर्ति वहाँ फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम करती थी। कीर्ति एक बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और डीबी रोड अपार्टमेंट्स में अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। घर में उनके और उनके माता पिता के अलावा उनकी एक बहन भी थी। आसपास के अपार्टमेंट्स में ही उनके कजिन्स भी रहा करते थे और उनकी दादी भी वहीं रहती थी। वो रोज़ सुबह 9 बजे घर से निकलती और रात को 9 बजे तक वापस घर आ जाती। 16 मार्च 2018 की सुबह भी कीर्ति घर से रोज़ की तरह काम के लिए निकली थी, लेकिन रात को जब वो घर नहीं लौटी तो पिता ने उसे कॉल किया। जब उसका मोबाइल बंद मिला तो कीर्ति के ऑफिस में फ़ोन किया गया। पता चला कि वो उस दिन तो ऑफिस ही नहीं आई। अब इसके बाद डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में कीर्ति के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। रात को ही उसके ऑफिस के भी कुछ कलीग्स पुलिस स्टेशन पहुंचे। बाद में 5 अप्रैल को यह केस अपराध शाखा को ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि पुलिस इसमें बहुत कुछ नहीं ढूंढ पाई थी। कीर्ति के लापता होने की खबर सुनकर उसके कजिन्स और दादी भी काफ़ी परेशान हो गए थे। फरहान अख्तर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि अगर किसी को कीर्ति से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो अवश्य साझा करें। सबको उसकी बड़ी फिक्र होने लगी थी। प्रथम दृष्टया जांच में तो ये बात सामने आई कि सुबह ऑफिस के लिए निकलने के बाद कीर्ति का मोबाइल लोकेशन 16 मार्च को वर्ली में जीजा माता नगर में बंद हो गया था। अब पुलिस को जब कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा तो इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने कीर्ति के अपार्टमेंट के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा खंगाले। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कीर्ति घर से एक इको स्पोर्ट कार में बैठी थी और फिर कार में किसी के साथ चली गई।
जब पुलिस ने इस फुटेज को जूम करके देखा तो उसे गाड़ी का नंबर दिखाई दिया, जिसके आधार पर गाड़ी के मालिक का पता चला। वो इको स्पोर्ट किसी 42 वर्षीय खुशी सहजवानी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब जब ये इतनी जानकारी मिल गई तो पुलिस को खुशी तक पहुंचने में टाइम नहीं लगा। पुलिस ने ये सारी जानकारी निकलवाई और फिर उन्हें पता चला कि खुशी भी कीर्ति के ही सैलून में काम करती थी। पुलिस तुरंत ही बी ब्लंट सैलून पहुंच गई, जो अंधेरी में था, और पुलिस ने खुशी सहजवानी से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में खुशी ने बताया कि वो अपने एक और कलीग सिद्धेश ताम्हाणकर के साथ ऑफिस की ओर जा रही थी। रास्ते में कीर्ति का घर पड़ता है, तो जब उन्हें कीर्ति सड़क पर आते हुए दिखाई दी तो उन्होंने कीर्ति को गाड़ी रोककर अपने साथ ही ऑफिस चलने को कहा। लेकिन कीर्ति ने उन्हें कहा कि मैं लोकल ट्रेन से चली जाऊंगी, तुम लोग जाओ। इसके बाद उन्होंने कीर्ति से रिक्वेस्ट की कि हम उधर ही जा रहे हैं, सब साथ चल लेते हैं। ये कहने के बाद कीर्ति उनके साथ गाड़ी में बैठ गई, लेकिन कीर्ति ने तब भी कहा कि मुझे नवजीवन सोसाइटी के पास ही छोड़ देना, मैं वहाँ से लोकल ट्रेन लेकर ऑफिस चली जाऊंगी। इसलिए हमने उसे बीच में वहीं उतार दिया। पुलिस को इनके बयानों पर थोड़ा संदेह हुआ। पुलिस ने फिर से उस इलाके के बहुत सारे सीसीटीवी खंगाले, ये देखने के लिए कि उन्होंने कीर्ति को कहाँ उतारा, लेकिन कीर्ति कहीं भी नहीं दिखी। फिर पुलिस ने इन दोनों की और कीर्ति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और उनके फ़ोन के लोकेशंस निकलवाए। तब पुलिस को पता चला कि कीर्ति का मोबाइल लोकेशन 16 मार्च को वर्ली में जीजा माता नगर में बंद हो गया था। वहाँ तक इन तीनों के फ़ोन का लोकेशन एक ही दिखा रहा था, यानी वहाँ तक ये तीनों साथ गए थे। अब पुलिस का माथा ठनका कि ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं कि इन्होंने कीर्ति को नवजीवन सोसाइटी उतारा। फिर पुलिस ने जब इनसे और पूछताछ करी तो ये दोनों ही लोग बार बार अलग अलग कहानियां सुनाने लग गए। बाद में इनकी कार को कलीना में फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। उसमें पीछे की सीट पर खून के 2-3 सूखे दाग थे। इसके बाद कीर्ति के माँ बाप का डीएनए लिया गया। माँ बाप का डीएनए कार में मिले हुए खून के धब्बों से मैच कर गया। उससे पता चला कि कार में मिले खून के सूखे दाग कीर्ति के ही थे। अब इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आईपीसी की धाराओं 302, 201, 364, 363, 341 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। ये ज़्यादातर धाराएं मर्डर, किसी का प्लान करके मर्डर करना, किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसको उठाना, किसी को ज़बरदस्ती कहीं लेकर जाना, ये सब धाराएं थीं। ये अपराध शाखा सूत्रों के अनुसार कीर्ति जिस कंपनी में काम करती थी उसी में दोनों आरोपी कर्मचारी थे। कीर्ति ने कुछ दिन पहले ही सिद्धेश तम्हाणकर को उसके ढीले ढाले काम के लिए नोटिस भेजा था। सिद्धेश 16 फरवरी 2018 से नोटिस पर था, जो कि 16 मार्च 2018 को ही खत्म हो रहा था। सिद्धेश ने इस बारे में कई बार कीर्ति से बात की थी और रिक्वेस्ट भी की थी कि उसे नौकरी से ना निकाले, क्योंकि उसे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन कीर्ति ने उसे पहले भी कई बार इस बारे में वार्निंग दी थी और बार बार बोलने पर भी जब उसके काम में कुछ सुधार नहीं हुआ तो कीर्ति को मजबूरन उसे नोटिस देना पड़ा। इस बाबत कीर्ति को खुशी ने भी समझाने की कोशिश की थी कि सिद्धेश को नौकरी से ना निकाले। गौरतलब है कि खुशी और सिद्धेश का एक दूसरे के साथ अफेयर भी था। शक है कि हत्या की वजह भी यही होगी। क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है कि वारदात वाले दिन कार को खुशी सजवानी ही ड्राइव कर रही थी, जबकि कीर्ति उसके बगल में बैठी थी और सिद्धेश पीछे की सीट पर। दोनों आरोपियों ने कीर्ति को बहाने से कार में बिठा तो लिया और फिर उसे थोड़ा आगे ले गए और उससे बातचीत करने लगे। लेकिन हो सकता है कि वो लोग जिस चीज़ के लिए कीर्ति को तैयार करना चाहते थे, यानी कि सिद्धेश का जो उसने नोटिस दिया था वो वापस लेने के लिए, तो शायद कीर्ति इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और तैश में आके उन्होंने गाड़ी में ही कीर्ति का मर्डर कर दिया। खुशी सांता क्रूज की रहने वाली है और सिद्धेश का घर परेल में है, जबकि सभी का ऑफिस अंधेरी में है। अब दोनों आरोपी इसी वजह से शक के घेरे में आ गए, क्योंकि डीबी मार्ग में रहने वाली कीर्ति के घर के पास सुबह सुबह कार से आने की वो असली वजह नहीं बता पाए। दोनों ही आरोपियों के पास से मोबाइल फ़ोन और नकदी भी जब्त की गई है। जांच टीम अब उनसे पूछताछ के बाद कीर्ति की लाश को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या इस हत्याकांड के पीछे कुछ और लोग भी हैं। खुशी और सिद्धेश ने कीर्ति की हत्या गला दबाकर की।
उसके बाद में कार की आगे की सीट को नीचे करके कीर्ति को पीछे खींच लिया और कार की पिछली सीट को नीचे करके कीर्ति को डिक्की की तरफ धकेल के गाड़ी में वहीं छोड़ दिया। इसके बाद वो लोग दोनों काम के लिए गए और शाम को वापस आकर कीर्ति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए चले गए। वो बांद्रा स्टेट धारावी जंक्शन की तरफ जाने का उन्होंने विचार किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया जब उन्हें ये लगा कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और शायद वो किसी से छुपाकर लाश को ठिकाने ना लगा पाएँ। वहाँ से वो वडाला महूल पोर्ट रोड पर गए और वहाँ पर उन्होंने फाइनली कीर्ति की बॉडी को एक नाले में डंप कर दिया। इसी बीच जब ये छानबीन चल रही थी और कीर्ति की लाश का अभी तक कुछ अता पता भी नहीं था, तभी एक और बुरी खबर आई परिवार के लिए। कीर्ति की दादी, जो कीर्ति से बहुत ज़्यादा अटैच थी, वो कीर्ति की फ़ोटो देख देख कर उसे दिन रात मिस किया करती थी और उसकी दादी इसी दुख में चल बसी। ये परिवार के लिए दूसरा बड़ा झटका था सिर्फ 2 महीने के अंतराल पे। हालांकि पुलिस को कीर्ति की बॉडी अभी तक नहीं मिली और ये केस अलग केस बन गया है, जहाँ पे बिना बॉडी के अक्यूज्ड के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए हैं और उनकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है, जिसके साथ ही कोर्ट ने भी कहा है कि 6 महीने में इसका ट्रायल पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि कीर्ति व्यास के परिवार को जल्दी ही न्याय मिलेगा और उनके जो मर्डरर्स हैं उनको जल्दी ही फांसी या उम्र कैद जैसी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, इंसान तैश में आकर ऐसा गलत कदम उठा तो लेता है, लेकिन ये सब करने के बाद में भी वो पकड़ा जाता है और किसी तरीके का फ़ायदा उसे नहीं मिल पाता है। तो इससे तो अच्छा होता कि सिद्धेश अपनी नौकरी अगर गंवा चुका था तो वो दूसरी नौकरी ढूंढता और कहीं और दूसरी जगह पे अच्छे से मन लगा के काम करता। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं आप सब लोगों से इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ कि आप लोग सतर्क और सावधान रहेंगे, ताकि आप भी कीर्ति जैसी किसी स्थिति में ना पड़ पाएँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।